अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अवैस इकबाल साहब ने, जो अमेरिका सुधार गए हैं और अब हम उनसे वहां से बात कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया अवैस के आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू। आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक। और आज अवैस ने अपने एक दोस्त से भी मेरी बात करवाई है, जिनके यहाँ ये हैं, और देख के बहुत अच्छे लगे। और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे अपना विजिट। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आखिर हुआ क्या कि अचानक से आप सब कुछ छोड़-छाड़ कर और अमेरिका चले गए? वेल मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस वक़्त रोज़ जो पाकिस्तान के रीजनल पासपोर्ट ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस जमा करवाई जा रही हैं और ये वो सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर पाकिस्तान से मैस एक्सोडस करना चाहते हैं। तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली और मैं इसीलिए क्या कहते हैं वो देश जहाँ की मिट्टी मुझे बड़ी पसंद है, जहाँ की बारिश मुझे बड़ी पसंद है, जहाँ की चिकन कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, जिनकी लड़कियों ने मुझे बहुत ज़्यादा जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत भी दी, वो सारी लड़कियाँ भी मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं वो देश छोड़कर इसलिए आया कि वहाँ पर मुझे वो आज़ादी नहीं थी कि जो कि एक इंसान का बुनियादी हक है। एक फ़ियर ऑफ परसिक्यूशन होता था। मुझे पता है आरज़ू कि आप जब शोज़ करती हैं तो आपके ऊपर कितना दबाव होता है एजेंसियों का, आपके ऊपर कितना दबाव होता है लोगों का। लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक ऐसी फ़ज़ा में साँस लें जहाँ पर आपको कोई डर ना हो कि आपके पास कोई वीगो डाला रुकेगा और आपको अगवा करके ले जाएगा। आपका कोई भी पॉलिटिकल नज़रिया हो, आपका कोई भी रिलिजियस ओपिनियन हो, आपका ओपिनियन रखना आपका राइट है और मैं इसी राइट को प्रिज़र्व करने के लिए वो मुल्क छोड़ के आया हूँ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वाक़ई में हमें जो है वो रोज़ ऐसा लगता है कि जैसे एक नई ज़िंदगी मिली है, क्योंकि रोज़ ही या ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि कोई दरवाज़े पे बेल करे और फिर हम किसी को दिखाई ना वो दें। वसतुल्ला खान साहब जो कि बीबीसी में कॉलम लिखते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। वो हुँ। उन्होंने एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है लिखा था कि उनसे किसी ने पूछा एक एजेंसी वाले ने कि भाई आप रेड लाइन क्रॉस क्यों करते हैं? तो कहने लगा साहब हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है रेड लाइन मज़ीद श्रिंक हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वसतुल्ला खान साहब भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, तो इसलिए अरे मैं वाह! बिल्कुल समझ सकती हूँ। वाह, वाह, लेकिन वाह! मुझे ये बताइए वैसे कि आजकल जो आप देख तो रहे होंगे सिचुएशन जो जी हाँ, जी पाकिस्तान हाँ। की है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है और किस हुँ, तरह से लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। क्या लग हुँ। रहा है आपको कि क्या हो रहा है और क्या ये सँभाल पाएँगे सिचुएशन को? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अगर लोग कहते हैं तो मैं अपना एसी बंद कर देता हूँ। बहुत मासूम लगे मुझे। वेल क्या कहते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि वो फ्रांस की शहज़ादी ने भी यही कहा था कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, तो वो केक क्यों नहीं खाते? तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनकी अपनी तो कोई औकात नहीं है और पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी औकात नहीं होती है, क्योंकि जो असल रूलर्स होते हैं, वो तो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो वही क्या कहते हैं, जो चाहेगी वही इस मुल्क के अंदर होगा और अगर वो इमरान खान को लेकर आए थे, तो शहबाज़ शरीफ को भी वही लेकर आए थे। अगर शहबाज शरीफ के बाद अनवारुल हक काकड़ को लेकर आए हैं, तो वो भी वही लेकर आएँगे। तो बेसिकली बात ये है कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि पाकिस्तान को ना अमूमी तौर पर 55 से 60 साल की उम्र के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और उनको कोई डर नहीं होता। साकिब निसार हो गए, कमर जावेद बाजवा हो गए, फैज़ हमीद हो गए कि जब वो रिटायर होंगे तो वो किसी को जवाबदेह होंगे। उनकी जो छोटी-मोटी फ़हम के अंदर जो कुछ आता है, उस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं और इस चलाने की कोशिश में वो मुल्क को मज़ीद बिगाड़ की जानिब ले जाते हैं और यही इस वक़्त आरज़ू प्रिसाइज़ली हमारे मुल्क में हो रहा है। लेकिन आप को क्या लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस आगे कर दिए जाएँगे, इलेक्शंस फिलहाल नहीं कर रहे। इमरान खान बंद है, हो सकता है कि मंडे को उन्हें छोड़ दिया जाए, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी ज़मानत जो है पॉसिबल है। लेकिन आज ही 10 पीटीआई के कारकुनों को अरेस्ट भी कर लिया है कि जी फ्लैग लेके क्यों खड़े थे रोड पे। तो ये आपस में चल क्या रहा है इनका? इमरान खान को तो खुड्डे लाइन शायद लगा ही दिया है, लेकिन फिर भी हुँ। फ्यूचर क्या लग रहा है? देखिए, बात ये है कि मैंने शायद आपके शो में कहा था या मैंने कहीं और बात की थी। मैं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को ना मोहल्ले में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 तवाइफ़ों की लड़ाई समझता हूँ और 2 तवाइफ़ें जब एक-दूसरे के यारों के नाम गिनवाती हैं ना, तो फिर पता चलता है कि किस-किस की इज़्ज़तदार की जो इज़्ज़त है, वो कितनी-कितनी रही थी।
तो इस बात में क्या कहते हैं, अगर इलेक्शन आगे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इलेक्शन वाले दिन अरबों रुपए खर्च करके ये मालूम करते हैं कि आर्मी चीफ की मर्ज़ी क्या है। तो जब आर्मी चीफ की मर्ज़ी ही चलनी है इस मुल्क में, आर्मी चीफ ही बताएगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आपकी रूलिंग पार्टी कौन होगी, तो भाई ये इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? उससे पीने का साफ पानी दे दो, उससे अस्पतालों में फैसिलिटीज़ दे दो, उससे स्कूलों के अंदर बेंच मरम्मत करवा दो, तो ताकि कम से कम गरीब कौम के कुछ पैसे तो बचें। आपने लोगों को ये तासुर भी देना है कि वो एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और आपने जमहूरी इक़्तिदार को परवान भी नहीं चढ़ने देना, तो फिर तो वही होगा ना, क्योंकि आपको आपको आज से 6-7 साल पहले जब इन्होंने बाजवा साहब ने टॉपल किया था प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को, जब इन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसके बाद अब जब हाफिज डॉक्ट्राइन आ गई है, तो एक डॉक्ट्राइन के बाद डॉलर 105 से 323 रुपए पर आ गया है, और जब दूसरी डॉक्ट्राइन जाएगी तो फिर 323 से फिर 450 पे जाएगा, तो लोग तो खुदकुशियां करेंगे, लोग तो बिजली के बिल जलाएंगे, लोग तो गैस के बिल जलाएंगे। आप यकीन करें कि मुझे लोग बाकायदा मुबारकबाद देकर कहते हैं कि आप इस जहन्नुम से निकल गए हैं, कभी वापस आने का सोचिएगा भी नहीं। मैं दिल के हाथों कभी अपने माँ-बाप की याद आती है, कभी अपने घर की याद आती है। मैं ऐसी सोच के ना अपने वतन की वीडियोज़ देखना शुरू कर देता हूँ। मैं पाकिस्तान का अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो मैं मुझे झुरझुरी आ जाती है ये देख के कि बिजली का बिल ₹65 आपका पर यूनिट पे चला गया है। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो खुदकुशियाँ करें, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर बाकायदा हमले करें, असॉल्ट्स करें। आपके आर्मी के जो गोल्फ कोर्सेज़ हैं, आपके जो नेवल क्लब्स हैं, आपके जो एयर फोर्स की ऑफिसर्स की पुरतायुश ज़िंदगी है, वो तो वैसे की वैसे जा रही है। आप अंदाज़ा करें कि डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के दफ्तर में आज भी आरज़ू काज़मी इन इक्तिसादी हालात के बावजूद आज भी मिनरल वाटर की बोतलें यूज़ होती हैं, वो जो छोटी बोतलें होती हैं, ठीक है? ये भी नहीं कि जनाब आपने 19 लीटर का मंगवा लिया और आप सारे सिपाहियों को, ये हाल है इनकी अय्याशियों का, तो फिर आप कैसे अंदाज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुल्क 16 दिसंबर 1971 को टूटा था, वो दोबारा नहीं टूटेगा? आपकी बलोची आपसे नफ़रत करते हैं, आपके पख्तून आपसे नफ़रत करते हैं, आपकी जो सराइकी बेल्ट है, वो आपसे नफ़रत करती है। पीछे आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए रहने को छोड़ा क्या है? आप एक एक आप यकीन करें कि जब इमरान खान साहब जेल में गए, तो मैंने सिर्फ यही लिखा था कि इमरान खान साहब एक बड़ी जेल से छोटी जेल में गए हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी-सी जेल है जिसके 25,000 कैदी हैं और आर्मी चीफ जिसका वार्डन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ-साथ अगर कोई बात करे, तो वैसे वो गद्दार भी तो कहलाता है, कहा जाता है ये तो एजेंट है, ये तो शायद इंडिया के एजेंट है या कहीं और के एजेंट है, लेकिन ये इल्ज़ाम भी तो लगता है, उससे कैसे निकला जाए? मुझे रफ़ी रज़ा साहब का वो जो कनाडा में शायर हैं, बड़ा अच्छा शेर है कि हमने मुड़-मुड़ के उसी खाके वतन को देखा, वरना जाते हुए गद्दार कहाँ देखते हैं। आप जर्नैल की प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठाएँगे तो जर्नैल आपको गद्दारी का सर्टिफ़िकेट दे देगा। आप उलमा की बेहुदा सरगर्मियों के ऊपर सवाल उठाएँगे तो वो आपको फ़ौरन मुर्तद करार दे देगा, वो आपको काफ़िर करार दे देगा। तो बेसिकली ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है ना आरज़ू काज़मी, इसने पाकिस्तान को मफ़लूज कर रखा है, इसने पाकिस्तान को अपाहज कर रखा है। इंडिया चाँद पर पहुँच गया है, चंद्रयान 3 मुझे अच्छी तरह याद है जब इनकी पहली अटेम्प्ट नाकाम हुई थी तो 2019 में फव्वाद चौधरी साहब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब इंडिया को चाहिए कि गुर्बत दूर करने पर तवज्जो दें और इस दफ़ा ट्वीट करके मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक सेक्टर में अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना रिवायती हरीफ बदल के क्रिकेट मैचेस की हद तक अफ़गानिस्तान रख लिया है, ये इनकी औकात है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ अवैस इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जो यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं, बहुत से उनमें जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और क्या कुछ है, और उनके जहन में इस तरह का वो तालिबानी ख्यालात नहीं है। अभी आपने देखा होगा शायद कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है, जो अमेरिका में अटैक करने के बारे में सोच रहा था, और आईएस और कई तरह की जो तंजीमें उनके साथ उसके लिंक थे। 18 हुँ। साल की उसको जेल हुई है। अगर इस तरह के लोग अमेरिका पहुंच गए या किसी और कंट्री में पहुंच गए, तो फिर वहां भी वही माहौल होगा जो यहाँ है।
वेल असल में बात ये है कि ये मुझे ट्रेंड बहुत अफ़सोसनाक है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो पढ़े-लिखे प्रोफ़ेशनल्स हैं। अब जिस तरह आफ़िया सिद्दीकी का मामला है या जिस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर इस तरह की पुरतशद्दुद सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो वो पाकिस्तान का रहा सहा जो तशख़्ख़ुस है, उसे भी डैमेज करेंगे। और ये असल में ये लोग जो यहाँ पर ख़ास तौर पर मुस्लिम आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर एक रिलिजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। उन्हें बियर तो पीनी होती है लेकिन उन्हें सूअर का गोश्त नहीं खाना होता। तो उसके बाद जब ये मज़ीद अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए रिलिजन का सहारा लेते हैं, तो फिर उन्हें कत्ताल की आयत पढ़ने को मिलती हैं। उन्हें ये पढ़ने को मिलता है कि जो जन्नत है वो तलवारों के साए तले है। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि आप अपने घोड़े बाँध कर तैयार रखो। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि यहूद-ओ-नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर कुछ लोग इसमें से आरज़ू काज़मी इस तरह के होते हैं कि जो कि बहक जाते हैं और इस तरह के हमले करने का प्लान करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे यहाँ पर जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उनका जिस मर्ज़ी रिलिजन से ताल्लुक हो, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस रिलिजियस आइडियोलॉजी का मालिक हूँ। उन्होंने सिर्फ़ ये देखा कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है एंड दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी आउट। और ये वो इंसानियत होती है, ये वो होमो सेपियंस का रिश्ता होता है आरज़ू काज़मी, जो मैं, आप और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपस में शेयर करते हैं, जिसको हमें चेरिश भी करना चाहिए। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। भारत ये कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चेज़ जलाए जा रहे हैं। एक नहीं बेशुमार चर्च जी जला हाँ, दिए, लोगों के जी हाँ। घर तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है? क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना पाएँ? आपको याद होगा कि 1961 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान का स्पार्को लॉन्च किया था, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान ने 9 महीने के अंदर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर लिया था। और उसके बाद पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को आपने एक मखसूस मज़हबी अकीदे की वजह से मतून करना शुरू कर दिया, तो वो ट्राइस्टी इटली चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान का जो स्पार्को है, उसकी जो सरबराही है, वो फ़ौजी जर्नैलों के हाथ में चली गई। तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? और पाकिस्तान में आप जो तालीम है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये तालीमी निज़ाम की ख़ामी है। जब आपकी जो फ़िज़िक्स की किताब है, उसमें इस्लामियत होती है, आपकी जो इस्लामियत की किताब है, उसमें इस्लामियत होती है, आपकी केमिस्ट्री में भी इस्लामियत होती है और आपकी क्या कहते हैं, बायोलॉजी में भी इस्लामियत होती है। जो तालीमी निज़ाम नज़रिया इर्तिक़ा को झूठ करार देता हो और जिस तालीमी निज़ाम के नज़दीक मट्टी के पुतले में जब फूँक मारी गई, उससे इंसान पैदा हुआ और उसके बाद पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है, जिसको मौलवियों के नज़दीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निज़ाम में वही औरतें पैदा होंगी ना, जिनको ये मारना जायज़ करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि आईएसआरओ में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। इसलिए हमारा जो तालीमी निज़ाम है, वही दौले शाह के चूहे पैदा करता है और इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप यहाँ पर बच्चों के नंबर देखें ज़रा, आपको पता चलेगा कि 1100 में से 1200 नंबर आ रहे हैं। आपको पता चलेगा कि 450 में से पौने 500 नंबर आ रहे हैं। नंबरों की एक सेल लगी हुई है, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है, वो नाम की नहीं है। आप शेज़ान की बोतलें तोड़ रहे हैं पकड़ के, आप लोगों को उनकी रिलिजियस अकायद की वजह से मतून कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हम और आप बचपन में एक नॉर्मल मुल्क में रहते थे थोड़े से, लेकिन कसम से इन मौलवियों ने तो पकड़कर इस मुल्क की आरज़ू बैंड बजा दी है, बैंड बजा दी है। और अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसमें कि ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें हम बड़ा पढ़ा-लिखा समझते हैं। उनका कहना है कि जी चंद्रयान 3 तो कुछ हुआ ही नहीं है, चाँद पे तो कोई पहुँचा ही नहीं है और ये तो बच्चों की जो गेम्स होती हैं उसमें से ग्राफ़िक्स निकाल के भारत ने दिखा दी है। क्या वैसे कहेंगे? अगर अगर मुझे क्या कहते हैं ज़ैद हामिद साहब हो गए, औरिया मकबूल जान हो गए, अंसार अब्बासी हो गए या तारिक हुँ, इस्माइल सागर हो गए, इन सब की जो ज़हनी इस्तेदाद है ना, वो 6-7 हुँ, साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 जुलाई 69 में चाँद पर कदम
कदम रखा था, तो उसके 2 दिन के बाद बादशाही मस्जिद के खतीब ने ऐलान किया था कि जो बंदा इस बात पर यकीन करेगा कि इंसान ने चाँद पर कदम रखा है, उसका निकाह टूट जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए इन मौलवियों का कि एक जानिब दुनिया जो है वो मार्स को एक्सप्लोर कर रही है, वो स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है जो सोलर सिस्टम की हदूद से बाहर जा चुके हैं, और हम ये मौलवियों के पीछे पड़कर अपनी सोसाइटी को हमने एक तमाशा बना रखा है। आपको याद होगा आरज़ू के जब फरवरी 1258 के अंदर हुलागू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया था, तो उस वक़्त हमले का दिफ़ा करने की बजाय उलमा इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक सुई के नाके से कितने फरिश्ते गुज़र सकते हैं। तो बिल्कुल इस वक़्त यही सिचुएशन है कि जब आपका हमसाया चाँद पर कमंद डाल रहा है, जब पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जानिब तवज्जो दे रही है, तो यहाँ पर उलमा बहस कर रहे हैं कि शिज़ान पीना जो है, वो उनके अकीदे के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। बिल्कुल सही, हालाँकि ब ये और बात है कि वो बहुत ही एक अच्छे किस्म का जूस है और जी अच्छी हाँ, मुझे तो कंपनी बचपन है से बहुत और पसंद है, मुझे और भी जब से बहुत मुझे पता पसंद है। चला कि मौलवियों को इसके चेहरा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं ढूँढ-ढूँढ के मार्केट से लेकर आती हूँ। लेकिन ये बताइए इमरान खान का क्या फ्यूचर लग रहा है? इमरान खान फिलहाल अंदर है, कहा जा रहा है मे शायद मे मंडे मे 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 निकल आए। मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में जो पैराडाइम शिफ्ट आता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्मी चीफ़ की ज़ाती सोच में शिफ्ट के नतीजे में आता है। कमर जावेद बाजवा साहब को लगा कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, तो उन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। कमर जावेद बाजवा साहब को लगा कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए, उन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा दिया। अभी हाफ़िज़ साहब को लगता है कि उन पर नवाज़ शरीफ का बहुत एहसान है कि उनको रिटायरमेंट वाले दिन इन्होंने आर्मी चीफ़ बना दिया, तो इसलिए वो इस वक़्त शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उनको पता चलेगा कि नहीं, नहीं इमरान खान अब ठीक हो गया, तो वो फिर इमरान खान को ले आएँगे। तो बेसिकली पाकिस्तान इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क, पाकिस्तान इज़ रूल्ड बाय अ शहंशाह जो कि हर 3 साल बाद रिटायर हो जाता है। अर्ज़ुक आज़मी कभी-कभी वो मज़ीद एक्सटेंशन भी ले लेता है, और कभी-कभी वो जो अनाने इक़्तिदार है, वो अपने से जूनियर कोर कमांडर को पकड़ाता है और खुद फिर बैठकर किसी फ्रांस की सीढ़ियों पर गालियाँ खाता है। बहुत से लोग अब पाकिस्तान में ऐसे भी नज़र आ रहे हैं या ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि 1947 से पहले या उस वक़्त जो टू नेशन थ्योरी पढ़ाई गई, बताई गई, वो भी एक धोखा था और उस वक़्त के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो है लोगों को इधर से उधर कर दिया और इस वज़ह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी जो है वो उनकी उसकी वाट लगा दी, समझे एक तरह से खराब कर दी। आप समझते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी जो है वो सिर्फ़ चूरन है, जैसे कश्मीर जी का? हाँ, टू नेशन थ्योरी जो है सरासर झूठ है, लग़व है और बेबुनियाद है। मैं जिस ऑफ़िस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए घर से खाना लाते हैं। आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि अवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। वो उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें जैन मत के लोग भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो एथीस्ट्स हैं, एग्नोस्टिक्स हैं और वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि जनाब टू नेशन थ्योरी क्या होती है? और क्या कहते हैं, अमृता प्रीतम ने शायद कहा था कि लाली पई अखियाँ दी दसदी है कि रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हां। ये तो सरासर बकवास थी टू नेशन थ्योरी। आपको पता है कि अगर टू नेशन थ्योरी के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में ना आता, तो आज मैं और आप ₹84 का डॉलर खरीद रहे होते। आज मैं और आप एक रिलेटिवली स्टेबल माहौल के अंदर रह रहे होते। ये जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है, ये तो अलीगढ़ के लौंडों की साजिश थी, और जो नया पाकिस्तान है वो एचएसएन के लौंडों की साजिश थी। तो असल में जो पाकिस्तान है वो उसको काकूल के लौंडे चलाते हैं, और जिस तरह चला रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन इस पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? आपको लग रहा है कि ये इस तरह से पैसे माँग-माँग के 76 ईयर्स तो निकाल दिए, सवाल ही नहीं पैदा आगे होता है क्या ना, करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहते हैं पंजाबी च कि जेड़ा जिन्हां दे घर दाने हुंदा ते कमले भी सियाने। ठीक है? जब आपके पास आपका फ्यूचर जो है आज आप ऐलान कर दें कि एक जानिब सऊदी अरब का वीज़ा मिल रहा है उम्रे के लिए, और एक जानिब अमेरिका का या यूरोप का वीज़ा मिल रहा है, तो आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप के वीज़े के आगे सारी लाइन लगी होगी और उम्रे के लिए कोई नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक कोई प्रॉस्पेरिटी ही नहीं है। आपके पास बिजली इतनी महँगी है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, आप मार्केट कम्पेटिटिव ही नहीं हो सकते। आपको पता है कि शकरगढ़ के अंदर जो किसान हैं, वो बिजली की कीमतों की वजह से बाकायदा बैलों के ज़रिए अपना कुआँ चलाने पर मजबूर
मजबूर हो गए हैं, और उस सरहद से पार जो है किसानों को आज भी इंडियन पंजाब में 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है, वो सब्सिडी के साथ। तो आप कंपीट कैसे कर सकते हैं? तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्लीक है। पाकिस्तान का फ्यूचर, चूंकि पाकिस्तान की वो क्या कहते हैं ना, इंडिया के अंदर जो धर्म है वो सेकेंडरी है और धंधा जो है वो प्राइमरी है। पाकिस्तान के अंदर जो धर्म है वो प्राइमरी है और धंधा सेकेंडरी है। ठीक है, तो जब तक पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज को फोकस नहीं करेगा, पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमिक रीबिल्डिंग पर तवज्जो नहीं देगा, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर होने देगी? वो कभी भी नहीं बेहतर होने देगी। पाकिस्तान को प्याज चाहिए होते हैं तो इंडिया का जो प्याज है पहले दुबई जाता है और फिर इस दो कौमी नजरिए की वजह से लाहौर में आता है। ठीक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो बाकायदा बलूचिस्तान के पूरे बॉर्डर के ऊपर जो तेल की स्मगलिंग करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की और ईरानी कमलों की स्मगलिंग करती है, बाकायदा इन्होंने अफगान बॉर्डर के ऊपर हैप्पी आवर्स मुख्तस कर रखे हैं कि जनाब 1-1 घंटे का रेट होता है 9-9 लाख रुपए। तो जब आपकी अपनी जो आपके मुहाफिज हैं वो आपको इस तरह लूट खसूट के खा रहे हों, तो फिर लोग जो हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो या तो खुदकुशियां करेंगे या तो उस मुल्क से निकलने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर अगर वो रहेंगे तो उनकी जो दौलत है ऑलरेडी वो रोज के हिसाब से डिप्लीट होती जाएगी। आरज़ू बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या करें, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आ जाए। फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि, या ऐसा कोई असरात नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि कुछ बेहतरी आएगी। आपसे बात होती रहेगी। आई होप कि आप शो ज्वाइन करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक आई यू विल। सो मच अवैस बस कि चलते आपने चलते मैं ज्वाइन किया। आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं कि आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में हर चीज है, बस तेरी कमी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। ठीक है।